नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों। आज का जो सेशन है और ये ऑलमोस्ट हमारा जो क्रॉप्स चल रही थी, क्रॉप्स का लास्ट सेशन है। और इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फॉडर क्रॉप्स के बारे में। फॉडर क्रॉप्स में बच्चा मेज भी आता है, सोरगम भी आता है, जो हम सीरियल क्रॉप्स के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ और फॉडर क्रॉप है और आपके सिलेबस में सिर्फ अगर क्रॉप्स के बारे में लिखा हुआ है और एमपी की क्रॉप्स के बारे में लिखा हुआ है, मतलब ये सारी चीज़ें आना है। बरसिम भी होता है, लुसर्न भी होता है ना, और ओड भी होता है एमपी के अंदर, तो वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम फॉडर क्रॉप्स पढ़ेंगे और फॉडर क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी क्रॉप पढ़ने वाले हैं वो भी हमें देखना है। ठीक, इसके बाद आपका जो है क्रॉप वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो फॉडर क्रॉप में जैसे हम पढ़ेंगे क्या, हम आपको फॉडर क्रॉप में पढ़ाएंगे ओट, है ना। क्या पढ़ाएंगे? ओट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जई। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे बरसिम पढ़ेंगे। ठीक, बरसिम पढ़ेंगे। और बरसिम के अलावा और क्या पढ़ेंगे? लुसर्न। ठीक है, लुसर्न, जिसको क्या कहते हैं? रिचका कहते हैं, अल्फा भी कहते हैं इसको। और क्या पढ़ेंगे? ग्वार। ठीक है, ग्वार भी पढ़ेंगे। साइमोप्सिस टेट्रागोनालोवा, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा हम हे और साइलेज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से हे और साइलेज बनती है फॉडर क्रॉप्स के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? बरसिम की। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बरसिम के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉडर क्रॉप में, बरसिम क्रॉप। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ फॉडर क्रॉप। मतलब चारा वाली फसलों का राजा इसके कहा जाता है। तो ज़्यादा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही हमें डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे बॉटनिकल नेम क्या है, क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जो मेजर क्रॉप होती है, जहाँ से हमें प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। क्योंकि फॉडर क्रॉप जो है वो एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, और एनिमल जो है हस्बेंड्री या एनिमल से रिलेटेड आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर आरएचओ में एनिमल से रिलेटेड एक करंट डाटा पूछा गया था, तो करंट अफेयर में वो एनिमल भी कवर करेंगे। फिशरी से एक डाटा पूछा गया था, तो फिशरी भी हम करंट अफेयर में कवर करेंगे। कुछ डाटा हम करेंगे, कौन सा स्टेट फिशरी में फर्स्ट नंबर पे चल रहा है, एनिमल में कौन सा क्या फर्स्ट नंबर पे चल रहा है, सेंसस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम करंट अफेयर में कर लेंगे। हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी है जहाँ से पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और उसको हम इग्नोर करें। ठीक है, हम सारा कवर करेंगे। तो यहाँ पे बरसिम में हमें ज़्यादातर वही चीज़ें हमें डिस्कस करनी है जो आईएमपी चीज़ें हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पढ़ना कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका क्या होता है? एलेक्जेंड्रिनम। क्या है इसका नाम? थोड़ा बड़ा लिखो है ना, कल मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, तो ठीक है, आज आपको बड़ा लिखा जाएगा। एलेक्जेंड्रिनम ट्राइफोलियम। ठीक है, एलेक्जेंड्रियम ट्राइफोलियम, ये इसका क्या नाम है? बॉटनिकल नेम है। एलेक्जेंड्रिनम ट्राइफोलियम। ठीक, ये इसका वानस्पतिक नाम है, एलेक्जेंड्रियम ट्राइफोलियम। बात करते हैं इसकी फैमिली की, परिवार की बात करें, इसका किस कुल से ये बिलोंग करती है, तो बच्चा लोग ये बिलोंग करती है किससे? लेग्यूमिनेसी से। ठीक है, किससे बिलोंग करती है? ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? फेबेसी फैमिली से। किससे? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली। ठीक है, लेग्यूमिनेसी या फेबेली फैमिली से बिलोंग करती है। पापा लियोनियसी भी इसका नाम बोला जाता है। तो एलेक्जेंड्रिनम ट्राइफोलियम जो है बरसिम का वानस्पतिक नाम है, इसका फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली है ये। ठीक है, और अगर इसके मैं ओरिजिन की बात करूं, है ना, इसके अगर उत्पत्ति स्थान की बात करूं, ठीक है, इसके अगर उत्पत्ति स्थान की अगर मैं बात करूं, तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है बच्चा? वो है एशिया माइनर। एशिया माइनर जो है इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको और बोला जाता है इजिप्टियन क्लोवर। क्या बोला जाता है?
इजिप्टियन क्लोवर भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडिजीनियस टू इजिप्टियन, इजिप्ट अगर आपको ऑप्शन में एशिया माइनर ना मिले तो आप इजिप्ट भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर कब आया ये, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कब हुआ बरसीम, तो इंडिया के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ, इंडिया में इंट्रोड्यूस इन इंडिया, क्या लिख रहा हूं यार मैं, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुआ ये, तो लगभग 1904 के अंदर ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, 1904 में बरसीम, ठीक है, क्योंकि ये इंडिजीनियस टू इजिप्टियन बोला जाता है इसको, मतलब ये इंडिजीनियस के साथ इजिप्टियन भी है। इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो बेबीलोन के अकॉर्डिंग एशिया माइनर माना जाता है। बेबीलोन कौन है? जिन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे 8 और बाद में 3 और बढ़ा दिए थे 11, तो उनके अकॉर्डिंग एशिया माइनर है इसका। इसको इजिप्टियन क्लोवर भी बोलते हैं। इसको कहाँ इंडिया में कब ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1904 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर की। क्रोमोसोम नंबर मतलब गुणसूत्र संख्या, ठीक है। इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो 2n = 16, 16 इसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम संख्या होती है बरसीम के अंदर। क्लियर है? चलिए, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है किंग ऑफ फोडर क्रॉप, किंग ऑफ फोडर क्रॉप। किंग ऑफ फोडर क्रॉप इसे कहा जाता है, मतलब चारा फसलों का राजा, चारा वाली फसलों का राजा क्यों कहा जाता है? मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसका, कि जो भी किंग और ये जो क्वीन बोला जाता है, ये किस जनरली ज़्यादातर इनकी प्रोडक्टिविटी के सेंस पर बोला जाता है, कि इनके अंदर पोटेंशियल होता है, क्षमता होता है, ज़्यादा इनकी प्रोडक्टिविटी होती है। अब जैसे बरसीम की प्रोडक्टिविटी जो है फोडर क्रॉप में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ फोडर क्रॉप, चारा वाली फसलों का राजा इसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी के आधार पर, उपज के आधार पर इसकी उपज सबसे ज़्यादा होती है, इस हिसाब से इसको बोला जाता है। क्लियर है? इसमें कुछ बात कर लेते हैं, जैसे इसमें क्लाइमेट कैसा चाहिए, जलवायु इसको कैसी चाहिए, जलवायु अगर बोले तो कैसी चाहिए, तो इसको बच्चा चाहिए जलवायु कैसी, ड्राई और कूल, ड्राई एंड कूल जलवायु इसको चाहिए, मतलब शुष्क और ठंडी जलवायु, शुष्क और ठंडी जलवायु इसको चाहिए, ठीक है, बरसीम को। ठीक, सॉइल कैसी चाहिए, सॉइल अगर मृदा की बात करें इसमें, तो मृदा बच्चों इसमें चाहिए क्ले लोम सॉइल, ठीक है, चिकनी दोमट मृदा, चिकनी दोमट मृदा इसके लिए चाहिए। अब बात करते हैं इसमें, क्लाइमेट की बात कर ली, सोइल की बात कर ली थी, क्ले लोम चाहिए। अब इसमें बात करते हैं सीजन, या इसकी अगर हम बोले सोइंग टाइम, सोइंग टाइम की अगर मैं बात करूं, बुआई समय की, बुआई समय की बात करूं, तो बच्चा इसको मोस्टली जो इसका सीजन है वो है रबी सीजन। कौन सा सीजन है? रबी सीजन। मतलब इसको कब ग्रो करेंगे? अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इसको ग्रो करते हैं, ठीक है। सोइंग टाइम इसका ये मोस्टली जो क्रॉप है ये किस सीजन की है? रबी सीजन की है, मतलब इसको सितंबर अक्टूबर के आसपास इसको ग्रो करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने समझी, ठीक है। सीड रेट की अगर मैं बात करूँ, इसमें सीड रेट कितना लगता है? सीड रेट की बात करें, बीज दर, तो सीड रेट बच्चा इसमें कितना लगता है? 25 से 30 केजी, ठीक है, 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर, 25 से 30 केजी। अब देखो सीड रेट में इतना कॉन्सेप्ट है ना, और बता देता हूँ। TNAU के नोट्स में इसकी जो सीड रेट दी है वो 20 से 25 दी है, 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर दी है, ठीक है। क्योंकि AFO वाले बच्चे होते हैं ना, AFO वाले जो है, और AFO के जो आंसर है वो ज़्यादातर TNU नोट से ही कंसिडर किए जाते हैं, उन्हीं को माना जाता है। तो वहाँ पर 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट दी हुई है, और बाकी जो बुक है मैंने जितनी भी देखी उसमें 25 से 30 केजी मिलता है, ठीक है। ये इसको आपको याद रखना है बरसीम के अंदर, ठीक है। अब बरसीम में कुछ चीज़ें और देख लीजिए। अब इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर स्ट्रेन पाया जाता है, राइजोबियम स्ट्रेन इसके अंदर है, ठीक है, राइजोबियम। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, ये लेग्यूमिनेसी क्रॉप है।
और लेग्यूमिनेसी क्रॉप क्या करती है, उनके अंदर उनकी जड़ों में गांठें होती है और वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। मतलब जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप होती है उनकी जड़ों में क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये जो एटमॉस्फेयर में वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है सोइल के अंदर। इसलिए हमें लेग्यूमिनेसी क्रॉप में कम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है। तो वो उसमें होता क्या है, ये राइजोबियम स्ट्रेन होता है। तो सोयाबीन के अंदर कौन सा है, तो वहां पर है राइजोबियम ट्राइफोली। क्या है, राइजोबियम ट्राइफोली। राइजोबियम ट्राइफोली जो है, इसमें राइजोबियम स्ट्रेन पाया जाता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल के अंदर फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्रूड प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या होता है इसके अंदर, क्रूड प्रोटीन भी पाया जाता है। और क्रूड प्रोटीन कितना परसेंट होता है, लगभग 20% के आसपास इसमें कच्चा प्रोटीन आप बोल सकते हो, क्रूड प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। इस क्रूड प्रोटीन पाने की वजह से ही, है ना, और ये क्रूड प्रोटीन जो पाया था 20% किसमें पाया जाता है, ड्राई बरसीम में। ठीक है, ड्राई बरसीम में पाया जाता है। मतलब ये क्रूड प्रोटीन 20% पाया जाता है किसमें, सूखी बरसीम में। मतलब जो बरसीम, मान लो आपने इसकी कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद क्या किया, आपने इसको सुखा लिया। तो जो सूखी बरसीम होती है ना, जो सूखा फोडर होता है, चारा होता है बरसीम का, उसमें 20% क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। और इसीलिए जो है ये बरसीम हमारी क्रूड प्रोटीन की वजह से इसीलिए क्या होती है, ये बेस्ट होती है या गुड फॉर हे मेकिंग। हे मेकिंग के लिए ये बेस्ट होती है। ठीक है, मतलब हे के लिए, हे बनाने के लिए अच्छा है। हे बनाने के लिए अच्छी होती है कौन, बरसीम। ठीक है, हे बनाने के लिए अच्छी होती है। और हे की कंडीशन क्या है, हे की कंडीशन ये है कि उसमें 15 से 20% क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, नमी कितनी होनी चाहिए, 15 से 20%। अब 15 से 20% का नमी का मतलब क्या होता है, उसको ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, इतना सुखा लेते हैं कि उसके अंदर नमी सिर्फ 15 से 20% होनी चाहिए। हे का कॉन्सेप्ट में है भी यहीं पे बता रहा हूं आपको। हे का क्या कॉन्सेप्ट है कि उसमें जो मॉइस्चर है, नमी है, वो केवल 15 से 20% होना चाहिए, मतलब इतना सुखा लेते हैं। तो अब सीधी सी बात है, क्यों इसको 15 से 20% हे बनाने के लिए इसको बेस्ट माना गया है। हे क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें इसको ड्राई करेंगे। ठीक है, इसको ड्राई करेंगे, जो ड्राई मैटर होता है उसमें क्रूड प्रोटीन 20% होता है। ड्राई बरसीम में क्रूड प्रोटीन कितना होता है, 20% होता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसको हे बनाएंगे। हे बनाने में क्या करते हैं हम, 15 से 20% ही मॉइस्चर रखते हैं। जब 15 से 20% ही मॉइस्चर रखते हैं तो मोस्टली क्या हो गया, वो सूख गया। अब सूखेगा तो यहाँ पर क्रूड प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एनिमल के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है हे मेकिंग के लिए। ठीक है, इसको अच्छा माना जाता है हे मेकिंग के लिए। और क्या चीजें हैं, इसको बरसीम को हम किसके साथ यूज करते हैं, बरसीम प्लस मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड किस सेंस में, एग्यूमेंट क्रॉप में, एगमेंट क्रॉप में। ठीक है, एगमेंट क्रॉप के रूप में यूज करते हैं। क्यों, अगर मान लो हमें बरसीम का प्रोडक्शन और बढ़ाना है तो इसके साथ आप क्या करो, मस्टर्ड लगा दो, तो उसके हमें प्रोडक्टिव उत्पादन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ज्यादा उत्पादन मिलता है। एक चीज और है, इसके साथ मस्टर्ड के साथ चिकोरी भी यूज कर सकते हैं। चिकोरियम इंटाइबस, ये क्या है, वीड है इसका, ये वीड है किसका, बरसीम का, ये बरसीम का वीड है, चिकोरियम इंटाइबस जो है इसका वीड है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीड है इसका। और ये अगर बरसीम के साथ इसमें आप यूज कर सकते हो एज ए इंटरक्रॉप, ताकि हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिले। तो ये इसका वीड हो गया। ठीक, वेराइटी की अगर मैं बात करूं, बरसीम की वेराइटी की अगर मैं बात करूं, वेराइटीज या किस्मों की बात करूं, किस्मों की, तो वेराइटी इसमें जो है एक तो है पूसा जेंट, और पूसा जेंट एक और की वेराइटी है पूसा जेंट। और ये पूसा जेंट किसकी वेराइटी और है, तो याद रखना ये नेपियर ग्रास की भी है, नेपियर ग्रास की भी वेराइटी है। ठीक है, नेपियर घास की भी वेराइटी है पूसा जेंट, इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, पूसा जेंट इसकी वेराइटी है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और कुछ बचा इसमें। हाँ, अब इसकी कटिंग की अगर मैं बात करूं, इसकी कटिंग हम कब करते हैं। ठीक है, इसकी कटिंग हम कब करते हैं। अब इसमें और वैरायटी भी आप देख सकते हो, एक होती है मेसावी। ठीक है, BL1, BL2, ये इसकी वैरायटी है। और लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पूसा जेंट ही है। ठीक, अब इसकी कटिंग, फर्स्ट कटिंग कब करेंगे, FIRST, फर्स्ट कटिंग, पहली कटाई।
पहली कटाई जो है इसकी करते हैं लगभग 50 से 55 दिन में, डे आफ्टर सोइंग, ठीक है। और TNU के अकॉर्डिंग जो है TNAU के अकॉर्डिंग है 40 से 45 दिन, डे आफ्टर सोइंग, ठीक। ज़्यादातर बुकों में 50 के आसपास लिखा है कि 50 दिन में सोइंग होनी चाहिए, बट TNU के अकॉर्डिंग 40 से 45 डे आफ्टर सोइंग लिखा हुआ है। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बरसिम के अंदर वो हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं इसी की रानी, ये राजा है तो अब रानी की बात कर लेते हैं। रानी कौन है? लुसर्न, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? रिचका कहते हैं। इसको और क्या कहा जाता है? इसको और क्या कहा जाता है? लुसर्न को अल्फा अल्फा, ठीक। रिचका अल्फा या लुसर्न इसको कहा जाता है। बॉटनिकल नेम की अगर इसकी बात करें, क्या है बॉटनिकल नेम? तो मेडिकागो सटाइवा इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेडिकागो सटाइवा, मेडिकागो सटाइवा इसको बॉटनिकल नेम है। फैमिली क्या है इसकी? तो फैमिली बेटा वही लेग्यूमिनेसी है। क्या है? लेग्यूमिनेसी है या पोएसी है। क्रोमोसोम नंबर की मैं बात करूं, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है? तो 2n = 32 इसका क्रोमोसोम नंबर है। ओरिजिन की बात करें, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो इसका उत्पत्ति स्थान है साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई? चलिए, इसको क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप, ठीक है। चारा फसलों की रानी, चारा फसलों की रानी इसको कहा जाता है। किसको? लुसर्न को, ठीक है। इसकी सीड रेट की अगर मैं बात करूं, सीड रेट क्या है इसका? बीज दर इसमें कितनी होती है? तो बीज दर इसमें होती है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। 20 से 25 kg पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट है। और इसमें अगर मैं वैरायटी की बात करूं, वैरायटीज की अगर किस्मों की बात करूं, तो इसके अंदर आपका आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीरसा 9, इसी को टाइप 9 भी बोलते हैं, सीरसा 9। फिर इसमें आपका आ जाएगा NDRI सिलेक्शन 1, ये भी इसकी वैरायटी है। सीरसा NDRI सिलेक्शन 1 इसकी वैरायटी है, ठीक है। इसके अलावा आप आनंद 2 और 3 भी लिख सकते हैं, ये इसकी वैरायटी है। क्लियर है? इसमें जो है एक टोटल स्टेम पैरासाइट लगता है सीड में, इसके टोटल स्टेम पैरासाइट इसमें लगता है। नाम क्या है इसका? कस्कुटा अमरबेल। कस्कुटा मतलब अमरबेल। इसमें क्या लगता है? पूर्ण तना परजीवी इसके अंदर लगता है, ठीक है। संपूर्ण तना परजीवी लगता है। क्या नाम है उसका? कस्कुटा या अमरबेल, ये इसके अंदर लगता है। तो ये बात हो गई लुसर्न की, ठीक है। और ये भी क्या है? पर्पज के लिए अच्छी है, गुड फॉर हे मेकिंग, ठीक है। हे बनाने के लिए ये भी एक अच्छा सोर्स है। हे के बारे में मैं बरसिम में बता चुका हूं क्या है। इसके बारे में बात करते हैं आप ओट जय के बारे में, ठीक। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? ठीक है, ओट की बात करते हैं। इसकी ज्यादातर चीजें आपको वीट से सिमिलर मिलेगी, ठीक है। वीट से मिलती जुलती आपको इसकी ज्यादातर चीजें वीट से मिलती जुलती मिलेगी। देखो इसमें इसका बॉटनिकल नेम क्या है? अविना सटाइवा, अविना फटुआ इसका क्या है? जंगली जय, वाइल्ड ओट बोल सकते हैं उसको। क्या नाम है? अविना सटाइवा, ठीक है। और इसका जो वीट है, वाइल्ड ओट जिसको बोलते हैं, उसमें तीनों प्रकार की जो डोरमेंसी इंड्यूस होती है वो भी बताऊंगा। फैमिली इसकी क्या है बच्चा लोग? इसकी फैमिली है ग्रेमेनी। क्या है इसकी फैमिली? ग्रेमेनी है। और ग्रेमेनी का और नाम क्या है बच्चा? पोएसी। ये आप सारी चीजें याद हो जानी चाहिए आपको, हाँ, क्योंकि पूरी क्रॉप हम खत्म होने पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इसके क्रोमोसोम नंबर की। क्रोमोसोम नंबर बच्चा इसका कितना होता है? 2n = 42 हेक्साप्लॉइड, 60 गुणित होता है ये।
षटगुणित, ठीक है। और ये डिप्लॉइड भी होता है, इसकी वैरायटी डिप्लॉइड भी होती है, मतलब इसके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 14 भी होते हैं। टेट्राप्लॉइड भी होती है, चतुष्गुणित भी होती है, इसके क्रोमोसोम नंबर 28 भी होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, वीटी की तरह इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर है इतनी बातें। और ये जो है सूटेबल है किसके लिए, ये भी क्या है, रबी फॉडर है, रबी फॉडर क्रॉप है। रबी फॉडर क्रॉप है मतलब रबी सीजन क्रॉप है, ठीक है। रबी में ग्रो करते हैं, मतलब वही सितंबर अक्टूबर में इसको ग्रो किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसकी सोइंग की जाती है। सीड रेट की बात करें, इसके सीड रेट क्या है, इसका सीड रेट है ग्रेन पर्पज के लिए, अगर आपको ग्रेन लेना है, ठीक है, अनाज के लिए या फोडर के लिए लेना है तो क्या करेंगे, फोडर या चारा के लिए अगर आपको लेना है तो क्या सीड रेट रहेगी। देखो ग्रेन पर्पज के लिए इसकी सीड रेट है 60 kg पर हेक्टेयर और चारे के लिए इसकी है 100 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, 100 kg पर हेक्टेयर। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है ये, क्या है ये, सेल्फ पोलिनेटेड है, जैसे वीट है, स्वपरागित फसल है ये। क्लियर। और इसमें क्या चीज़ है, ठीक, सीड रेट इसकी हमने देख ली। वैरायटी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसकी एक वैरायटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस वही अगर पूछी जाएगी एग्जाम में तो वही पूछी जाएगी। इसकी वैरायटी है वो है केंट, केंट कॉफ़ी की भी वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है, केंट, केंट। और ये केंट जो वैरायटी है ड्यूअल पर्पज है, क्या है, ड्यूअल पर्पज है, द्विउद्देशीय वैरायटी है। द्विउद्देशीय वैरायटी है, ठीक है। दोहरी यहाँ पर उद्देश्य, दो उद्देश्य, मतलब ग्रेन के लिए भी यूज हो जाती है और आपकी फोडर के लिए भी यूज हो जाती है। तो केंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केंट जो वैरायटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसकी, ओट की, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं देखना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इंसेक्ट लगता है ना, इंसेक्ट आप याद रख सकते हो, टर्माइट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मैंने क्या बोला, वीट से इसका कंप्लीट करना, वीट, ठीक है, दीमक। वीट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओडेंटोटर्मस ओबेसस नाम है इसका, क्या नाम है साइंटिफिक नेम, ओडेंटोटर्मस ओबेसस इसका साइंटिफिक नाम है। तो ये ओट की कहानी हो गई, ठीक है। और हम बात करते हैं ग्वार की। अरे यार, ठीक है, ग्वार, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, साइनोप्सिस टेट्रागोनालोबा इसका नाम है। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और इसमें जो ग्वार गम पाया जाता है, ग्वार में क्या होता है, गम होता है, ठीक है। इसके अंदर जो गम होता है लगभग 30 से 33% गम इसके अंदर पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सीड रेट इसकी देख लो, सीड रेट जो है इसकी क्या है, इसमें भी जो है दोनों पर्पज से है, गेन पर्पज से भी है और फोडर पर्पज से भी है, ठीक है। ग्रेन पर्पज से इसमें जो है, ग्रेन पर्पज से इसमें जो सीड रेट है वो कितनी है, 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। और फोडर पर्पज से कितनी है, फोडर पर्पज से होती है इसकी 40 से 45 kg पर हेक्टेयर। क्लियर है, 40 से 50 kg पर हेक्टेयर होती है इसके अंदर, ठीक है। अगर इसमें वैरायटी में आपको याद रखना तो इसकी वैरायटी में आपको मिलेगा आरजीसी, अगर इसकी, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, वैरायटी में आपको अगर आरजीसी देखने को मिल जाए, आरजीसी के बाद कोई भी नंबर हो, आरजीसी 392 हो या 1002 हो, तो आरजीसी दिखने को मिल जाए, मतलब ये ग्वार की वैरायटी है, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा की ये वैरायटीज है। क्लियर है, बस इतना आपको याद रखना है। फिर बाकी और भी है, नेपियर ग्रास है, नाम बस याद कर लेना इनके, नेपियर ग्रास, ठीक है, और अंजन ग्रास है, ठीक है, नेपियर ग्रास, अंजन ग्रास और सावा ग्रास है, ये और भी जो है फोडर वैरायटीज है, इनके बस साइंटिफिक नेम याद कर लेना। और थोड़ा सा हे और साइलेज का भी देख लो, हे और साइलेज पर्पज मैंने बोला इसमें मॉइस्चर कितना चाहिए, मॉइस्चर नमी कितनी होनी चाहिए है में,
तो 15 से 20% नमी होनी चाहिए। जो साइलेज है, साइलेज, ठीक है, साइलेज में नमी कितनी होनी चाहिए? 40 से 60% के आसपास तक क्या होना चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, 40 से 60% क्या होना चाहिए? मॉइस्चर, नमी होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है जैसे बरसीम है और आपकी लूसर्न है। साइलेज के लिए आपका आ जाएगा मेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेज, सोरगम है, सोरगम है। और जो आपका ये ओट है, ओट इसके लिए भी है और ओट है के लिए भी है। ओट जो है है और साइलेज मेकिंग दोनों में यूज हो जाती है। ठीक है, तो और जो मैंने एक चीज़ बताई, लूसन जो है हमारा, है ना, जो लूसन क्रॉप है, लूसन, ये इसमें जो है क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। क्रूड प्रोटीन इसमें कितना पाया जाता है? इसमें प्रोटीन, इसमें भी 15 से लेकर 20% तक क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? लूसन के अंदर भी। तो बच्चा लोग, ये हमने जितनी फोडर क्रॉप थी इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लगे वो हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्लियर है? तो 4 यहाँ पर हमने बरसीम डिस्कस किया, लूसन डिस्कस किया और ओट डिस्कस किया और साइमोप्सिस टेट्रागोना मतलब ग्वार को भी डिस्कस किया। सीडेड वगैरह हमने डिस्कस की, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट वेराइटीज डिस्कस की। तो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की। साथ में आपको थोड़ा सा हे और साइलेज भी यूज़ कर लिया। हे और साइलेज जो है पशुओं को खिलाने के लिए बोल सकते हैं, जो काटने के बाद जो बनाया जाता है ताकि ऑफ सीजन में उनको हम खिला सकें, है ना। तो हे में जो है क्रूड प्रोटीन 20% के आसपास होता है। क्यों? क्योंकि उसको सुखाते हैं तो वो हे में यूज़ होता है। और कितना नमी चाहिए? 15 से 20%। साइलेज में 40 से 60% तक नमी चाहिए। जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि हे में कितना % नमी होना चाहिए, साइलेज में कितना % नमी होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है हे के लिए बेस्ट क्रॉप कौन सी है और साइलेज के लिए बेस्ट क्रॉप कौन सी है, तो वो क्रॉप भी मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी। तो यहाँ पर आज हमारा क्रॉप वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो हम शुरू करेंगे उसमें आपको पहले इरिगेशन कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि अभी एग्रोनॉमी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें आपको इरिगेशन 1 या 2 लेक्चर में पूरा डिटेल इरिगेशन आपको कंप्लीट करेंगे। फिर 1 या 2 लेक्चर, 2 लेक्चर में 2 या 3 हो सकते हैं, 2 या 3 लेक्चर में मेट्रोलॉजी कंप्लीट करेंगे। तो ये मान के चलो आज कितनी तारीख है? आज तारीख है अपनी 6 मई। 7 और 8 में आपका इरिगेशन और मेट्रोलॉजी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मतलब 8 मई को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 7 तारीख और 8 तारीख को, 7 और 8 मई, 7 और 8 मई। तो ये 7 और 8 मई को आपका इरिगेशन वाला पार्ट पूरा, सिंचाई और मेट्रोलॉजी वाला पार्ट, ये दोनों हम कंप्लीट कर देंगे। मेट्रोलॉजी आपके सिलेबस में दिया हुआ है और इरिगेशन नहीं मेंशन है पर पढ़ना पड़ेगा। इरिगेशन में आप सोच सकते हो स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। एग्रोनॉमी बोल दिया है, आपके सिलेबस देखोगे सिलेबस में कहीं इरिगेशन का नाम नहीं आया है, ना एग्रोनॉमी में पूछा ना सोइल साइंस में पूछा, आरईओ के सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है, पर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंकलर से और ड्रिप इरिगेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो 1 या 2 लेक्चर इसके होंगे और लगभग 2 से 3 लेक्चर इसके होंगे। तो 7 तारीख को मैं 2 लेक्चर लूंगा तो दोनों ये कंप्लीट। 8 तारीख को यहाँ पर 2 से 3 लेक्चर मेट्रोलॉजी कंप्लीट। 8 को कंप्लीट। 8 के बाद 9 से आपका शुरू होगा, 9, 10, 11, 12, लगभग 12, 4 दिन में आपका सोइल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सोइल साइंस में आपको सिलेबस में ज़्यादा नहीं दिया है ना। क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं? देखो, सोइल साइंस में आपको इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन वगैरह पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ना है पूरी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है, मतलब एक दिन पूरा प्रॉपर्टीज़ में जाएगा। ठीक है, कम से कम 3 से 4 वीडियो बनेंगे तो एक दिन पूरा प्रॉपर्टीज़ में जाएगा। एक दिन आपका मैन्योर और फर्टिलाइजर में जाना है ना। हमें उर्वरक पढ़ना है, फिर फर्टिलाइजर पढ़ना है, फिर बायो फर्टिलाइजर पढ़ना है। 3 वीडियो बनेंगे, एक उर्वरक पे, एक फर्टिलाइजर पे, एक बायो फर्टिलाइजर पे। और एक वीडियो बनेगा कॉमन, कैसे अप्लाई करना है फर्टिलाइजर, कैसे क्या करना है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन लॉस क्या होता है, ये सारा। 4 वीडियो उसके बनेंगे। लगभग 4 वीडियो आपके प्रॉपर्टीज से बनेंगे। 4, 4, 8 हो गए। और फिर आपका क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट में 2 वीडियो बनेंगे। तो प्लांट न्यूट्रिएंट 4, 4, 8 और 2, 10 हो गए। और लगभग 2 वीडियो आपके बनेंगे किसके? प्रॉब्लमेटिक सॉइल के। तो लगभग 12 वीडियो। कितने बनेंगे? 12 वीडियो बनेंगे। तो अगर मैं आपसे 3 वीडियो एक दिन में यहाँ पर कवर करता हूँ, 3 दून 6, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो ये समझ लो 12 है। 9 से 13 मई में आपका सोइल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सोइल साइंस कंप्लीट होने के बाद फिर एक आपका बड़ा सब्जेक्ट बचता है, वो है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर बस एक बड़ा सब्जेक्ट बचा है जिसको करवाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। उसका भी मैंने पूरा सोच रखा कि उसको कैसे करेंगे। ठीक है, उसके अलावा बाकी बहुत स्मूथली क्लास चलेगी अपनी। ये समझ लो कि मई के महीने में अपन 60% कोर्स कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक, बचेगा 40%, तो जून के महीने में कंप्लीट करके और जुलाई के फर्स्ट वीक में करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे, एमपी का एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लेंगे, करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे, और मैराथन क्लासेस में आपको शुरू से वापस दे दूंगा रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।